हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं साइंस 1 के सारे चैप्टर्स को लगभग सारे चैप्टर्स को रीअपलोड कर रहा हूं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फ्रॉम बेसिक। कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो केमिकल रिएक्शन करा नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ये वीडियो खत्म करने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। हमारे आजू बाजू जो भी चेंजेस आ रहे वो कितने टाइप के होते हैं। तो भाई चेंजेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है? देखो, फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर में चेंज आ जाए या प्रेशर में चेंज आ जाए या फिर स्टेट में चेंज आ जाए। स्टेट मतलब तमिलनाडु से महाराष्ट्र नहीं, स्टेट मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैसियस, ऐसा। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। सब समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी आप लोग बताएंगे। केमिकल चेंज मतलब होता है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द मैटर, मतलब उसकी पूरी कंपोजिशन ही बदल देना। ठीक है, ये चेंज हो सकता है पीएच में, और ये चेंज इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब क्या? इरिवर्सिबल बताएंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे आप लोग। ठीक है, सो फिजिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज फिजिकल, व्हाट इज केमिकल। ठीक है, सपोज दिस इज मार्कर और दिस इज ऑल्सो मार्कर, दिस इज ऑल्सो अ मार्कर। ठीक है, ये तीनों मार्कर है। अगर मैं इनसे लिखूं तो ये ब्लैक लिखेगा, ये रेड लिखेगा, ये ब्लू लिखेगा। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? अलग अलग है ना। बट अगर केमिकली हम लोग देखें तो इनका केमिकल कॉम्बिनेशन तो सेम है। सब में तो इंक ही भरी हुई है, खाली कलर अलग है ना। सो जो इंक है उसको हम बोलेंगे केमिकल, जो इसका अपीयरेंस है उसको बोलेंगे फिजिकल। ठीक है, जैसे मिठाई वगैरह देख लो आप लोग, बाहर से हर एक मिठाई अलग अलग दिखती है, कोई लाल, कोई काली, कोई सफेद, कोई नीली, पता नहीं कैसी कैसी। बट अगर हम लोग उसके केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो हर कोई मिठाई होता है। मिठाई तो मीठी होती है बट वो फिजिकली अलग अलग दिखती है। ओके, सो वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। खैर, यहाँ देखते हैं फिजिकल चेंज मतलब उसके टेम्परेचर में चेंज आना, उसके प्रेशर में चेंज आना, उसके स्टेट में चेंज आना, उसकी शेप में चेंज आना, उसकी साइज में चेंज आना। जैसे अभी ये मार्कर को मैं गिरा देता हूँ और ये गिर के टूट गया। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। बट अगर इसकी इंक एकदम से खराब हो गई तो वो कौन सी चेंज हो जाएगी? केमिकल चेंज हो जाएगी। बोलोगे इसकी शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक यही है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब दोबारा से वो बन सके, इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट। ओके, इरिवर्सिबल मतलब टेम्परेरी कह सकते हो, और ये होता है परमानेंट, मतलब एक बार जो जाए दोबारा ना आए। ठीक है, मतलब जैसे आपने ग्लास तोड़ दिया तो आप बोलोगे ग्लास तोड़ दिया वो परमानेंट है? नहीं, उसको जोड़ सकते हो। बट अगर दूध से दही बन गई तो दही से दूध नहीं बना सकते, है कि नहीं? सो दिस इज इरिवर्सिबल। और ये क्या है? रिवर्सिबल है। आपसे सपोज आपने बर्फ पिघला दी, पानी बन गया, उसको दोबारा फ्रिज में रखो, दोबारा बर्फ बन जाएगा, है ना। तो दैट इज रिवर्सिबल। इतना समझा? इसका एग्जाम्पल क्या? अभी मैंने बर्फ का नाम लिया है ना, तो इसको लिख सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट बुक में, अभी करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स बोलो। कर्ड का एग्जाम्पल दिया ना, मिल्क इनटू कर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में 2 नंबर का आ सकता है, मैंने सुना रिड्यूस्ड है, बट अच्छे से समझ के रखें बिकॉज लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज नहीं, आज हम केमिकल चेंज को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले टेबल में हम लोग टिक मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस से वाटर बनना कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? ट्रिक लगाओ। आइस से वाटर बना, वाटर से आइस बन सकता है फ्रीज में रख के, मतलब वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो फिजिकल। खाना बनना, एक बार आपने दाल पका दी, क्या दोबारा से उसको आप सॉलिड में वही पुराने जैसा बना सकते हो? चावल आपने पका दिया, दोबारा से उसको वैसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इरिवर्सिबल मतलब वो केमिकल। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, पके आम से कच्चा आम बना सकते हो? नहीं।
कच्चे से पक्का बना सकते हो, बट पक्के से कच्चा नहीं बना सकते। इरिवर्सिबल मतलब केमिकल। मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, केमिकल। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया उसको दोबारा से थोड़ी ना बना सकते हो, दैट इज केमिकल। साइज रिडक्शन ऑफ नेप्थाबॉल, ठीक है, नेप्थाबॉल की साइज अगर रिड्यूस होती है एयर के सामने जाके तो वो कैसा रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं मालूम रहता है कि नेप्थाबॉल्स होते क्या हैं। सो डांबर गोली आई थिंक उसको बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, छोटी छोटी गोलियां रहती है व्हाइट व्हाइट, देखा होगा आप लोगों ने, तो उनको नेप्थाबॉल्स बोलते हैं। तो उसकी अगर उसको हम लोग हवा में रखते मतलब एक एटमोस्फियर से एक्सपोज कर दे तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, साइज में चेंज आ जाए या स्टेट में चेंज आ जाए तो वो कौन सा चेंज रहेगा, फिजिकल, तो वो फिजिकल हुआ। नेक्स्ट बोला है स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। लेमन जूस से आप कडप्पा टाइल अगर आप रखेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे, तो वो केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना क्या है ये, फिजिकल है, मैंने बोला ना, क्योंकि ग्लास तोड़ा फिर जोड़ दो, साइज में चेंज आया ना ओके, स्टेट वगैरह में चेंज आया तो वो सब हम लोगों का फिजिकल रहता है। अब केमिकल चेंज अगर कहीं पे हुआ है तो वहां पे होता है रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। आ गए ना टॉपिक पे, अगर कहीं पे केमिकल चेंज हुआ है तो वहां केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा, ठीक है, जिसके वजह से वो केमिकल चेंज हुआ है। तो अब हम केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, केमिकल इक्वेशन देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर करते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, मतलब कुछ रहेगा जिसके बॉन्ड टूटेंगे। अब व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट, दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, जो कंपाउंड बनता है, वो सब्सटेंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब टूटेगा और फिर उसके बाद नए एलिमेंट के साथ वो जुड़कर नया सब्सटेंस बनाएगा तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी के लिए समझो जैसे हमारे पास है NaOH प्लस HCl, ठीक है, NaOH है, HCl है। अब इसने बॉन्ड तोड़ा, NaOH ने अपना अपना बॉन्ड तोड़ा, ये प्लस माइनस, ये बन गया H प्लस Cl माइनस। अब हुआ क्या कि प्लस वाला कंबाइन हो गया Cl माइनस के साथ, प्लस वाला कंबाइन हो गया Cl माइनस के साथ, है ना। तो NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यू बॉन्ड बने, है कि नहीं। ये पुराना बॉन्ड था, ये न्यू बॉन्ड बना NaCl का। कैसे पता चला कि कौन किसके साथ कंबाइन होगा? डिसएसोसिएट करके देख लिया करो, जो पहले रहेगा वो प्लस में बनेगा, जो उसके बाद में रहेगा वो माइनस रहेगा। जैसे मैं लिखूं NaCl, तो इसको अगर अलग करोगे तो Na प्लस Cl माइनस, इसको अलग करोगे तो H2 प्लस O माइनस। अब सोचो कंबाइन कौन किसके साथ होगा, अब कौन कंबाइन होगा, ठीक है, NaOH के साथ कंबाइन होगा, ये H है और ये OH है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो NaOH के साथ कंबाइन होगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये H प्लस है ये Cl माइनस है, तो HCl कंबाइन हो गया आपस में। आप लोगों को डाउट आता होगा ना कि आखिर पता कैसे चलेगा कौन किसको रिप्लेस करेगा, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बस शॉर्ट ट्रिक में आप लोग ये समझ सकते हो कि ऐसा डिसएसोसिएट कर दो, पहले वाले को प्लस लिखो, दूसरे वाले को माइनस, इधर पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, फिर प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ दो, माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ दो, बन जाएगा नया एलिमेंट, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे न्यू बॉन्ड बना, ये पुराना सब्सटेंस था, बॉन्ड टूटा, यहाँ नया सब्सटेंस बन गया, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन गया, यहाँ एसिड और बेस था, ठीक है। तो इसे हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक फॉर्मल वे है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, है ना। जैसे ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मैं लिखूं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोर्ड भर जाएगा। उसके बाद मुझे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर भी लिखना है, तो मैं क्या दीवार पे लिखूंगा? नहीं ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव चूज्ड सम स्पेसिफिक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इनको बढ़िया से लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम एक एरो इंडिकेट करते हैं बीच में, इस एरो के जो आरएचएस में रहता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, इस एरो के जो ये साइड रहते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। यदि दो सब्सटेंस बने तो उनके बीच में हम प्लस की साइन दिखाते हैं, आपको यही पॉइंट्स में करके दिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग इन्हें भी अच्छे से
पढ़ लेते हैं। जैसे मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती है वो देख लेते हैं। आइए अब एक और रिएक्शन करते हैं हम लोग। जैसे इसमें दिया गया है CuSO4, Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट और Zn मतलब जिंक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिएक्शन करते समय क्या करो, दोनों को पहले डिसएसोसिएट कर दो। इसको डिसएसोसिएट करोगे तो Cu प्लस बनेगा, SO4 माइनस बनेगा। इसको डिसएसोसिएट करोगे तो Zn प्लस बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा, बताओ कौन किसके साथ कंबाइन होगा। मैंने बोला प्लस को माइनस के साथ करो, पर यहाँ कोई माइनस है ही नहीं, तो मतलब ये Cu ऐसे का ऐसे ही रहेगा। माइनस को प्लस के साथ करो तो ZnSO4 हो गया ना काम। आपको हमेशा डाउट आता रहेगा कि यार रिएक्शन कैसे करूं, मेरे को समझ ही नहीं आता है, तो ऐसे करो, है ना, इजी मेथड है कि नहीं, कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो रिएक्शन। अब इसमें आप लोगों को बताया गया कि जो LHS में रहते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो RHS में रहते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स, द सब्सटेंसेज दैट आर टेकिंग द पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। ठीक है, और जो बना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपको वही लिखा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को रहता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में हम लोगों को रहता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तरफ एक एरो करके हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, और ये एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सेकंड वाले में बोला है अगर रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, जैसे 2 है या 3 है, ऐसा है, तो उसके बीच में हम लोग प्लस साइन दिखाते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग उन्हें अच्छे से दर्शा सके। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लस साइन दिखाई गई है, ऐसे ही थोड़ी ना लिख दोगे CuZnSO4, ऐसी थोड़ी ना, प्लस साइन जरूरी है ना, तो वही वहां पे बोला है। तो सेकंड पॉइंट को याद रखने के लिए वहां बाजू में ऐसा प्लस बना सकते हो ताकि याद रहे। थर्ड पॉइंट में बोला है केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैसियस ऑब्जेक्ट है तो उसके आज बाजू में हम लिख देते हैं G, अगर कोई लिक्विड है तो उसके बाजू में लिख देते हैं L। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है हम लोगों का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब मिक्सचर रहता है वो। ठीक है, कॉपर सल्फेट, जिंक डस्ट है हम लोगों का। ठीक है, डस्ट है तो मतलब ये रहेगा हम लोगों का सॉलिड, और फिर उसके बाद बना क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ठीक है, इसका हम लोगों का एक्वस सॉल्यूशन बना तो हम AQ लिखते हैं, और ये कॉपर हम लोगों का बना सॉलिड रहेगा आई थिंक। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन कराते हैं और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग उसके बाजू में लिखते हैं। अगर कोई गैस है और वो नीचे की तरफ जाएगी, जैसे सपोज प्रोडक्ट में हीलियम बनाए, तो हीलियम गैस कैसी होती है, ऊपर जाती है ना, इसीलिए तो बलून ऊपर जाता है, तो हम लोग ऐसा लिखाएंगे। बट अगर वो गैस नीचे जा रही है तो हम लोग ऐसा लिखाएंगे। ठीक है, तो ये एरो का भी थोड़ा सा समझ लो आप लोग। चलिए फोर्थ पॉइंट में आपको बोला है जब भी आप रिएक्शन करा रहे और आप हीट प्रोवाइड कर रहे तो वहां पे आपको हीट का साइन बनाना होगा। जैसे CuSO4 है, इसको आप अलग करने के लिए हीट दे रहे हो, तो यहाँ पे आप हीट का साइन बनाओगे, इसको हम बोलते हैं डेल्टन। ठीक है, डेल्टन से इसको हम लोग दिखाते हैं, और यहाँ से आप लोगों का बन जाएगा CaO प्लस CO2। ओके ओके, ये CaSO4 नहीं था, ये CaCO3 था, तभी तो मैं बोलूँ। अब बोलोगे इसको हम लोग कैसे समझे, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो था, आप अलग करके बना लिए। यहाँ पे क्या करो, अलग अलग लिख दो, CaCO3 है तो 3 बार O लिख दो। अब देखो क्या क्या बन रहा है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो बन रहा है CO2, लिख दिया CO2, बचा क्या, CaO लिख दो, है कि नहीं इजी। ठीक है, तो आप हीट प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है, सब बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है। पांचवे वाले में बोला है अगर आपसे हो सके, अगर आपको पता हो कि कितनी हीट दे रहे हो तो उसकी वैल्यू भी लिख दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है प्लस H2, इसको हम लोग 60 डिग्री हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 60 डिग्री यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट डाल रहे हैं। कैटलिस्ट मतलब वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को तेज कर देती है। ठीक है, जैसे सपोज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करके आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, बट सपोज आप मुझसे पर्सनल कोचिंग लेने लगे तो अभी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं क्या हुआ, कैटलिस्ट हुआ। मैं आपकी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही कर रहे हो, बट आप तेजी से कर रहे हो, मैं उसमें पार्ट नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो मतलब कैटलिस्ट वो चीज है जो रिएक्शन में बिल्कुल पार्ट नहीं लेती है, बस उसको थोड़ा सा तेज कर देती है। ठीक है, बिना पार्ट लिए। अभी डेफिनेशन समझेंगे तो और समझेगा, डोंट वरी। तो इसमें निकल कैटलिस्ट होता है, तो हम लोग ऐसा लिख के दिखाते हैं दैट निकल इज अ कैटलिस्ट। तो इससे हम लोगों का बन जाता है वनस्पति घी। ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस हम लोगों का बन जाता है। आप लोग जानते होंगे वेजिटेबल ऑयल के अंदर आप लोग अगर H2 मतलब हाइड्रोजन डालो, हाइड्रोजन गैस, तो उसके बाद जो बनेगा वो वनस्पति घी रहता है। ठीक है, सिक्स्थ वाले में बोला स्पेशल इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की।
ठीक है। अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम प्योर ओरिजिनल, और डाइल्यूट मतलब उसमें मिला हुआ। जैसे हम लोग बात करें तो कोई एलिमेंट अगर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब एकदम ओरिजिनल है तो वो एकदम इफेक्टिव होगा, है कि नहीं। बट किसी सब्सटेंस में अगर डाइल्यूटेड है, मिलावट है, तो वो अच्छा नहीं होगा। जैसे आप कोई मिल्क का एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग जो मिल्क पीते हैं आजकल तो डाइल्यूटेड ही आता है, बट अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, गाँव में हम लोग गाय खरीद के ऐसा कुछ करे, सो इट विल बी अ बेस्ट, है ना। सो इसी तरीके से आप लोगों को स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी उसमें लिखनी है अगर ऐसा कुछ रहता है तो। फिलहाल आप अभी 10th में हो, आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, सॉलिड एक्वस कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको रिएक्शन करना है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको बस ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा दैट इज Na2SO4 प्लस H2, तो आपको डायरेक्टली लिखना है H2SO4 प्लस Na, ठीक है। ऐसा आप लोगों को लिख देना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बैलेंस नहीं, ये बैलेंस करके हम लोग देखेंगे अभी। तो मैं इन सबको रफ करता हूँ और नीचे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। नीचे आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है इससे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोगों को क्लासेस के प्रीलियम में या फिर स्कूल के प्रीलियम में देखे गए थे। क्वेश्चंस बता देता हूँ कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, AgNO3 था, Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट हम लोगों का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि प्रोडक्ट कौन कौन है, तो आप सीधा लिखोगे AgCl NaNO3 और ये हो जाएगा गलत। भावनाएं ठीक है, बट आपको करना क्या है, सिल्वर क्लोराइड लिखना है, AgCl नहीं। AgCl लिखोगे फिर ब्रैकेट में सिल्वर क्लोराइड लिखोगे इस तरीके से, दैट द प्रोडक्ट्स आर AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ऐसा करके। फिर आप लोगों से पूछेगा प्रोडक्ट कौन है, तो आप इसको लिखोगे। फिर बोलेगा कौन से टाइप का रिएक्शन है, कौन से टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप पहचान पाओगे इजीली। खैर ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछ लेगा। अब और क्या ट्विस्ट कर सकता है, नीचे आप लोगों को देखो वेट भी दिया गया है। इसका टोटल मास था 300.23 और प्रोडक्ट का मास हुआ 300.23। बोलेगा इससे क्या पता चलता है, तो ये हम लोगों का 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ठीक है, जो बोलता है कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास रहता है वही टोटल मास रहता है प्रोडक्ट का। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि ये फॉलो करता है उस लॉ को, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोग से, डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पूछ सकता है, जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था, ऐसे ही कुछ रिएक्शन उसमें दिया था। फिर उसने रिएक्शन के बाद पूछा रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, और एक क्वेश्चन पूछा कि कौन से टाइप का रिएक्शन है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि डेफिनेशन लिखो उस रिएक्शन का, ठीक है। तो डेफिनेशन इसीलिए आपको वर्ड टू वर्ड याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करते रिएक्शन को। आई थिंक आप लोगों को इसमें काफी प्रॉब्लम होती होगी, बट आज हम लोग सारी प्रॉब्लम को एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करना सीख लेते हैं, है ना। जो एग्जांपल दिया है उसी को उठा लेते हैं। NaOH प्लस H2SO4 पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो मैंने बोला रिएक्शन करने का तरीका इजी क्या है कि हम लोग इनको अलग अलग कर लेते हैं, Na प्लस OH माइनस, बस रट्टा मार लो अभी कि ये प्लस होता है ये माइनस होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो आपको मालूम होगा इस पे प्लस इस पे माइनस क्यों आया है। बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि जो पहला है उस पे प्लस, जो दूसरा है उस पे माइनस, ठीक है। इसको अलग करोगे तो H2 पे आएगा प्लस, SO4 पे आएगा माइनस। ये छोटी सी ट्रिक है जो हमेशा वर्किंग नहीं होती है, बट मोस्टली केसेस में वर्क कर जाती है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वीक इन केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो मैंने फिर क्या बोला, प्लस के साथ माइनस को लो, मतलब इसको लेना है। तो ये क्या बन गया, NaSO4, बट आपको नाम अच्छे से याद रहना चाहिए कि NaSO4 कुछ नहीं होता है, Na2SO4 होता है, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद H2 और OH दिखा, तो इससे क्या बनेगा, H2OH। H2OH तो कुछ होता नहीं है, एक चीज बन सकती है H2O, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये तो तैयार कर लिया, प्रोडक्ट तो बना दिया। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, क्या ये बैलेंस है या ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस हम लोग कैसे चेक करते हैं, बैलेंस कब होगा, बैलेंस तब होगा जब इस साइड के एटम्स इस साइड के सारे एलिमेंट के एटम से मैच करेंगे। मतलब अगर इधर 2 सोडियम है तो इधर भी 2 रहना चाहिए, ऐसा है क्या, यहाँ एक ही है। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग इसको 3 या 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 नंबर का आपको आ सकता है या 3 मार्क्स का भी ये आ सकता है, 2 रिएक्शन दे दे 3 मार्क्स का, जैसे हम लोग को प्रीलियम में 3 मार्क्स का आया था। तो हमें 2 चीजें बनानी है, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड, ऐसा आपको टेबल तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है वहां पे। रिएक्टेंट को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हो। फिलहाल हम लोग देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स है। यहाँ पे देखो सोडियम है, सोडियम है,
OH है, OH को हम लोग OH नहीं लिखेंगे, O और H लिखेंगे। फिर सल्फर है, बस इतने ही तो है, NaHOS, है ना। अब गिनते हैं कि मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स आप लोग कैसे लिखोगे? देयर इज अ 2 सोडियम इन द प्रोडक्ट एंड while only 1 sodium in the reactant, hence we will multiply by the coefficient 2 in the NaOH so that it will be so that the number of sodiums in reactant and product will be same। ऐसा आप लोग लिखोगे, ओन से बना के लिखना है, 1-2 बार रीड कर लेना डाइजेस्ट में, फिर आपको आ जाएगा। गिनते हैं, यहाँ रिएक्टेंट में कितना सोडियम है? 1, प्रोडक्ट में कितना है? 2। अब आप बोलोगे Na2 कैसे आया? ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा अभी कि Na2SO4 ही एलिमेंट होता है, NaSO4 कोई एलिमेंट नहीं होता है। O कितना है भाई? 1, 4, 5 है। यहाँ पे 4, 1, 5 है, वाह ये तो बैलेंस है। फिर H कितना है भाई? 1, 3, 2, ये बैलेंस नहीं है। S कितना है? 1, वहां कितना है? 1, ये भी बैलेंस है। तो हम लोग एक एक करके बैलेंस करेंगे, ऊपर से आएंगे। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में यहाँ 1 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चलो छोड़ो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2NaOH। कभी Na2 मत करना, हमेशा इधर ही मल्टीप्लाई करना। स्टेप में क्या लिखोगे? वी विल मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट 2 इन द रिएक्टेंट इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बैलेंस द नंबर ऑफ सोडियम ऑन बोथ साइड, ऐसा आप लोग लिखोगे। प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। अब दोबारा से हम लोग टेबल बनाएंगे, हर एक स्टेप के बाद दोबारा से आप टेबल बनाओगे और चेक करोगे। ये स्टेप 1 है, ठीक है। मैं बार बार टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं इसी को रफ करके लिखूंगा। पहली बार मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ, अच्छे से देखो इसको, ठीक है। ये एलिमेंट, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन से? NaOHS। ओके, पहले लाइन ही खींच लो भाई, चलो OHS। तो सोडियम अभी देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में तो 2 ही था। अब देखो क्या चेंज आया होगा। O अभी तक 1 था, बट अभी O कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि इधर 2 लिखा ना, तो सबको हम लोग यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। सपोज यहाँ पे अगर 2 होता तो हम लोग 2 2 जा 4 लिखते, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2। तो अभी देखो O कितना हो गया? यहाँ पे 2, यहाँ कितना था? 4, तो ये हो गया 6, और वहां अभी भी है 5। हाइड्रोजन देखो, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये तो 4 हो गया, और इधर अभी भी है 2। और सल्फर 1 1 ही है अभी भी, है ना। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऑक्सीजन 6 हो गया और इधर 5 है, ये मुश्किल लग रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो स्टेप 2 आप लोग लिखोगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट 2 इन द वाटर इन द प्रोडक्ट सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी बैलेंस ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2NaOH प्लस H2SO4 किधर मल्टीप्लाई करना है? ओके, ये साइड ना, Na2SO4 प्लस 2H2O। अब प्रॉब्लम क्या आई? अगला टेबल बना के देखते हैं, छोटा सा बना रहा हूं। पहला टेबल तो बहुत भारी बना लिया। ओके, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, NaOHS। सल्फर कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। सल्फर ही भाई सबसे अच्छा है अभी तक। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ 2, यहाँ 2, ये तो 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। चलो, एक तो बला टली। अगले में देखो, सोडियम कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 2, ये भी ठीक है। तो प्रॉब्लम किधर बची है अब? 4 इधर, 2 इधर, 6 हो गया, है ना। 2 इधर, 4 इधर, 6 हो गया। इधर कितना? 4 इधर, 2 इधर, 6 हो गया। यस, वी हैव बैलेंस। 2 स्टेप में मात्र ये बैलेंस हो गया। अब कुछ लोग गलती कहाँ कर देते कि ये 6 5 देख के वो इसको बैलेंस करने लगते, तो थोड़ा सा दिमाग भी आपको चलाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। अब मैं और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ऐसे स्टेप्स मैं नहीं लिखूंगा, बट फिर भी आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एक्सरसाइज के भी कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको कर लीजिए। चलिए, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप पहले प्रोडक्ट का नाम लिखिए और फिर उसको बैलेंस कर लिए, ठीक है। Ag प्लस HCl, इसको अगर आप लोग प्रोडक्ट में फटाक से पॉज करके बनाइए। ओके, तो Ag एक ही कंपोनेंट है, सिल्वर है, तो मतलब ये सिर्फ प्लस होगा। इधर करे तो H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। मैंने बोला प्लस को माइनस के साथ लो, तो ये हो गया AgCl। H अकेले H कभी नहीं होता है,
ये हाइड्रोजन के साथ सिमिलरिटी दिखाता है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, लास्ट लेक्चर देखा हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लगेगा, तो H2। ठीक है, ये आपको याद करना है। अगर Cl अकेला आया तो वहां पे Cl2 रहेगा, फ्लोरीन अकेला आया तो F2 रहेगा, हाइड्रोजन अकेला आया तो H2 रहेगा। अब बैलेंस करते हैं, रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं, AgHCl। ठीक है, टेबल मैंने सपोज बना लिया, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, Cl कितना है भाई 1, वहां पे कितना है 1, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ रही है ना, इधर 1 ही है, तो हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Ag प्लस 2HCl इज इक्वल टू AgCl प्लस H2। अब देखते हैं, अब दोबारा टेबल देखते हैं, Ag कितना है 1, Ag कितना है 1, H कितना हो गया 2, उधर कितना है 2, Cl कितना हो गया 2, उधर कितना है 1। अब Cl में प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें, Cl प्रोडक्ट वाले में इधर 1 है 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Ag प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2AgCl प्लस H2। अब दोबारा से गिनते हैं, देखते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम आई। Ag 1 है, अरे 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, उधर भी 2 है, Cl 2 है, उधर भी 2 है, फिर किधर प्रॉब्लम आ रही है, Ag में आ रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Ag प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2AgCl प्लस H2। अब गिनो, इधर Ag कितना 2, उधर Ag कितना 2, इधर H कितना 2, उधर H कितना 2, इधर Cl कितना 2, उधर Cl कितना 2, फाइनली ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं, इसमें सब में 2 लगाना पड़ा इसको छोड़ के। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं दो और केमिकल रिएक्शंस आपको कराता हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चैप्टर छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते, SO2 प्लस H2S। मैंने बोला अलग अलग करो, ये क्या है S प्लस O2 माइनस, H2 प्लस S माइनस, S वाला S के साथ जाएगा तो मतलब इधर S बनेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा तो ये H2O2 नहीं बनता है कभी भी, हमेशा H2O बनता है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग इसको करते हैं बैलेंस, देखते हैं प्रॉब्लम क्या रही है। समझ गया ना, प्लस माइनस वाला थियरी, इजी थियरी है ना, आ रहा है ना आप केमिकल रिएक्शन। चलो अब बनाते हैं टेबल, प्यारा सा छोटा सा टेबल। इधर है एलिमेंट, इधर है रिएक्टेंट, इधर है प्रोडक्ट, SOH 3 ही तो हैं। इधर S कितना 1 1 2, उधर S कितना 1, इधर O कितना 2, उधर O कितना 1, इधर H कितना 2, उधर H कितना 2। ठीक है, मतलब सल्फर यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, तो हम लोगों को सल्फर को बैलेंस करना, और साथ ही में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। आप लोग सल्फर को भी कर सकते हो, बट वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो SO2 प्लस H2S, यहाँ पे 2 है तो हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2H2O बन गया। अब चेंजेस क्या आएंगे, देखो सल्फर अभी कितना हो गया 2, उधर कितना हो गया 1, ऑक्सीजन कितना हो गया अभी, उधर कितना हो गया 2, इधर कितना है 2, ये ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2, उधर कितना हो गया 4, मतलब इधर 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर 4 हाइड्रोजन हो गया है, इधर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से। अच्छा, आप लोगों को ये डाउट आया क्या, इधर 4 कैसे हो गया, 2 प्लस 2 नहीं हो रहा है, जब नीचे लिखा रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 2 3 होता तो ये 6 हो जाता, तो इधर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो SO2 प्लस 2H2S इज इक्वल टू S प्लस 2H2O। अब बैलेंस हुआ होगा, सल्फर कितना 3 हो गया, अब उधर अभी भी 1 है, ऑक्सीजन कितना 2 ही है, उधर कितना 2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, इधर उधर कितना है 4 है, मतलब ये सब ठीक हो गया। अब क्या बचा है, सल्फर बचा है, तो इधर सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 है ना प्रोडक्ट में, तो SO2 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3S प्लस 2H2O, दैट्स इट, कर दिया हम लोगों ने बैलेंस, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ढेर सारे रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए, ढेर सारे रिएक्शन को बैलेंस करिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इससे पहले मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन शुरू करूं, बट मैं उससे पहले चाहता हूं कि आप लोग मेरी थियरीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग सिर्फ इन्हें प्रोडक्ट इनका लिखे, बैलेंस अभी मत करिए। ठीक है, इनका सिर्फ प्रोडक्ट लिखिए, और बैलेंस किसको करेंगे आप, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, या फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया उसको करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक से सॉल्व हुआ ये आपको बोर्ड में आता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। चलिए,
तो हम लोग अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन फाइनली सीख लेते हैं, और ये सीखेंगे हम लोग 3 बेसिस पर। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन मुझे लिखना चाहिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। पहला हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है, मतलब उनकी जगह के बेसिस पर। दूसरा हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट प्रोवाइड या फिर कुछ और ऐसा कुछ। और तीसरा हम लोग सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, ये मैंने खुद से लिखा है, वरना बोलोगे कि गलत बताया था, ऐसा कुछ तो था ही नहीं, ठीक है। ज्यादा सीरियस मत लेना, बस मैं बोल रहा हूं कि 3 बेसिस पर रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो प्लेस वाले में आप लोगों को सबसे पहला टाइप दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या दिया गया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबके एग्जांपल लिखेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सब इजी चीज है, आप लोगों को नाम से ही समझ में आना चाहिए। ये चीजों का जब हम लोगों ने नाम सुना था अपने टाइम पे, तभी हम लोग जान गए थे कि आखिर इसमें होगा क्या। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में इसका एक एग्जाम्पल पूछ लिया था। जो अभी मैंने 5 क्वेश्चन दिया था ना, उसमें से एक वही था बोर्ड वाला। उसमें आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना था, फिर बताना था कौन सा रिएक्शन है, ले जाओ 2 नंबर है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दोनों की बातें थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम लोग इनको अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन आपको खुद से बना के नहीं लिखना है, डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक का एकदम बोल्ड लेटर्स वाला अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग उसे खुद से समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक रिएक्शन में कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक रिएक्शन में जब एक या एक से ज्यादा कितने भी रिएक्टेंट हो बट प्रोडक्ट सिर्फ एक बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रख लो, सिर्फ एक प्रोडक्ट अगर दिख गया तो लिख देना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिना सोचे समझे। इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है C+O2 करके, है ना। CaO प्लस H2O, अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो इससे बन जाएगा CaOH2, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। तो कभी भी आपको बोले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन और दिख जाए सिर्फ एक प्रोडक्ट है, सीधा उधर ही निशान लगा देना कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल आपको दिए गए, जैसे 2Mg प्लस O2, इससे बन जाएगा 2MgO, है ना। 2 है बट एक ही बना, 2 है या 3 है या 4 है या 10 है बट एक ही बने, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब सिर्फ एक रिएक्टेंट और उससे कई प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे इसका डेफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट एक ही रहेगा बट उससे कई सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपको दिया गया है ओके CaCO3, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था, है ना। तो CaCO3 को आप जब अलग करेंगे तो इससे बनेगा CaO प्लस CO2, कितना? एक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना? 2, तो इसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन। एकदम एक रिएक्टेंट दिखा ना, तुरंत डीकम्पोजिशन, एक प्रोडक्ट दिखा तुरंत कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में एक प्लेस चेंज हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने अभी कई सारे केमिकल रिएक्शन सॉल्व किए, जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं CuSO4, यही वो क्वेश्चन था जो बोर्ड में आया था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें हुआ क्या, SO4 की जगह Fe ने ले ली, एक ही की जगह एक ने ली, दूसरा वैसा ही रहा, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय आयन ऑफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने इसकी जगह ले ली जब ये साथ में रखे गए, ठीक है। आप लोगों को वो वाली मेरी थ्योरी भी याद होगी, अगर मैं CuSO4 को अलग अलग करूं तो ये माइनस ये प्लस, ये कौन है? Fe पे तो प्लस ही है, तो ये दोनों कंबाइन हो गए ना। पहले CuSO4 था बट अभी ये इसके साथ कंबाइन हो गया, एक जन की प्लेस चेंज हुई, एक ही जन की, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ट्रिक समझ गए? एक जन की प्लेस चेंज हो तो डिस्प्लेसमेंट, अगर सिर्फ रिएक्टेंट एक है तो डीकम्पोजिशन, प्रोडक्ट एक है तो वो कॉम्बिनेशन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जैसे NaCl प्लस H2O, इसको कंबाइन करोगे तो बन जाएगा NaOH प्लस H2O, मतलब
मतलब इसमें हुआ क्या, जो Cl था उसने ऑक्सीजन की जगह ले ली और जो OH था उसने Cl की जगह ले ली, दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल ली। इसकी और भी एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, मैंने भी आप लोगों को एक एग्जांपल कराया था। वेयर इज दैट एग्जांपल? अभी हम लोगों ने बैलेंस किया ना वो वाला Na2SO4 वाला, क्या था, हाँ NaOH प्लस H2SO4। इसमें हुआ क्या, इसमें SO4 ने OH की जगह ले ली तो ये बन गया Na2SO4, और साथ ही में H2 ने OH की जगह ले ली, ठीक है, मतलब ये बन गया H2O। H2 ने Na की जगह ले ली तो ये हम लोगों का बन गया H2O। OH ने SO4 की जगह ले ली, मतलब दो लोग जब आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं तो बन जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयंस आर डिस्प्लेस्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपने से मत लिखना, अपने से बना के मत लिखना, जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिया है उसे ही याद करना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन हो जाता है। तो ट्रिक समझ गए, अगर एक रिएक्टेंट दिखा डीकम्पोजिशन, एक प्रोडक्ट दिखा कॉम्बिनेशन, अगर एक जगह डिस्प्लेस हुई है तो डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कुछ नहीं हुआ है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, सीधी बात है ना। तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको देंगे ताकि आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट कितने टाइप्स है। हीट के बेसिस पर दो टाइप है, एक होता है एंडोथर्मिक, ओके, शॉर्टेज ऑफ प्लेस, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। थर्म मतलब क्या, थर्म मतलब होता है हीट, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, तो जब हीट लिबरेट हो तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, जब हीट अंदर आए तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं ताकि आपका काम वही हो जाए, है ना। कई सारे लोग पहचान नहीं पाते कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक के लिए आपको करना क्या है, जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन में उठा लेता हूँ, तो वो शॉर्ट ट्रिक है क्या, वो शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि जब आप लोगों को एरो पे डेल्टन साइन दिख जाए तो वहीं पे समझ जाना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जब आप लोगों को प्रोडक्ट में हीट लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल है NaCl प्लस H2O, करेक्ट। ओ सॉरी, मेरे दिमाग में NaCl ही चल रहा है, HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो इससे बन रहा है NaCl प्लस H2O, बट इसके साथ साथ हीट लिबरेट हो रही है। तो जब आप लोगों को प्रोडक्ट में हीट दिख जाए तो समझ जाना एक्सोथर्मिक है, जब एरो पे आपको डेल्टन का साइन दिख जाए तो समझ जाना एंडोथर्मिक है। एरो पे डेल्टन साइन मतलब एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट में हीट लिखा तो एक्सोथर्मिक, सीधी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बेसिस ऑफ हीट पर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, अब वहां पे जहां पे एरो पे आपको डेल्टा दिखा सीधा लिख देना एंडोथर्मिक, अगर प्रोडक्ट में आपको बाहर हीट लिखा हुआ दिखाई दिया तो लिख देना एक्सोथर्मिक, है ना, इजी, ओके। तो अब हम लोग सीख लेते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेसिस पे कितने टाइप है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन पर कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ और इसको मैं अच्छे से रफ कर देता हूँ और आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फोटो वोटो मत खींचो, है ना, क्योंकि मेरे फोटो तो आ नहीं रही, उसमें सिर्फ इसकी खींच रहे हो आप लोग। चलो इसको लिख लो पहले, चलिए। तो इसमें आप लोगों को बताना है पोजीशन के हिसाब से कौन सा टाइप है, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें, और इसमें आपको हीट के हिसाब से बताना है एंडो है या एक्सो है, ठीक है। तो फटाक से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आई होप आपको ट्रिक मिलने के बाद तो आप तुरंत बता देंगे कि वो कौन सा है, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करके आपको बताता हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर कितने टाइप्स हैं और कैसे पहचाने। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेसिस पे। उसके बेसिस पर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। वो 3 टाइप्स हैं क्या, पहला टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है रिडक्शन रिएक्शन, और तीसरा टाइप है राज की बात, जो अभी हम थोड़ी देर में पता करेंगे कि आखिर वो है क्या, ठीक है। थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है आपको होती हो कि परफेक्टली बोर्ड आता नहीं है, ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि या तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ये देखो बहुत हार्ड जाता है कुछ स्टूडेंट्स को, समझता ही नहीं उनको, या तो हाइड्रोजन लूज होगा, या तो हाइड्रोजन लूज हो जाए या तो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए, दोनों ही क्राइटेरिया पर वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में या तो उल्टा इसका, रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए और या तो ऑक्सीजन लूज हो जाए, ठीक है। और ये राज की बात क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में आया होगा कि सपोज ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन दोनों कंबाइन हो गए तो क्या होगा, वही तो मैं कहना चाहता था, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और ये आप लोगों को अगले साल पूरा एक चैप्टर इस पे, सोचो एक छोटा सा रिएक्शन उस पे पूरा चैप्टर
हम लोग तो 2 लाइन में इसको खत्म करने वाले। इसमें या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होगा या तो दोनों लूज होगा। ठीक है, तो दोनों कंबाइन या तो दोनों लूज। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं। ऑक्सीजन कंबाइन मतलब जैसे Mg प्लस O2 है तो इससे 2MgO बन जाएगा, इधर 2Mg इधर 1Mg मतलब इधर 2। तो ऑक्सीजन जब कंबाइन हुआ इधर पे क्या हुआ, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अगर CO2 था इसमें क्या हुआ C प्लस O2 हो गया मतलब ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है आपके लिए, जैसे इसको मैं अगर उल्टा लिखूं यहाँ पे C प्लस O2 ये हो जाएगा CO2, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। इसका उल्टा लिखा ना मैंने, इसको यहाँ कर दिया उसको वहां कर दिया, तो यहाँ पे CO2 बन गया, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, सो इट विल बी ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन लूज करता है तो भी वो ऑक्सीडेशन, जैसे MgH2 इससे बनेगा Mg प्लस H2। हाइड्रोजन लूज कर गया, हाइड्रोजन लूज करे या ऑक्सीजन कंबाइन करे, दोनों ही बेसिस पर वो रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल है आप लोगों को, CH3 अगर CH3 कंबाइन होते हैं, सॉरी इनको हम लोग अगर अलग करते हैं तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड के साथ बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा ऊपर वाले के पास। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन लूज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ गए, हाइड्रोजन लूज हो या ऑक्सीजन गेन करे, दोनों ही बेसिस पर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब रिडक्शन रिएक्शंस के एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो जैसे हम लोगों का एग्जांपल है ओके, तो जस्ट आप लोग अगर इनको उल्टा लिखेंगे तो वो हाइड्रोजन का रिडक्शन रिएक्शन ही होगा। जैसे इसको उल्टा लिखोगे तो 2Mg प्लस O2 ऑक्सीजन लूज कर गया तो वो क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स तो मुझे यहाँ पे कई सारे दिख रहे हैं बट बहुत ही तगड़े एग्जांपल है, आई डोंट थिंक आप समझ पाएंगे, तो इनको मैं लीव करता हूँ अभी के लिए। इसको जस्ट आप उल्टा लिखेंगे तो ये आप लोगों का रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, बट ये दो तीन में से ही पूछेगा और कोई हार्ड इतना नहीं आएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, सपोज CuO प्लस H2 था, CuO प्लस H2 था, तो इसमें क्या हुआ देखो, Cu अलग हो गया और H2O बन गया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, है ना। तो मतलब जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हुआ, अगर हाइड्रोजन कंबाइन हुआ तो हम इसको रिडक्शन बोलेंगे, है कि नहीं। बट उसके बाद ऑक्सीजन लूज भी कर गया, ऑक्सीजन लूज किया तो उसके साथ किया ना, उसके साथ कंबाइन किया, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन गेन किया तो वो रिडक्शन रिएक्शन, बट ऑक्सीजन भी उसके साथ कंबाइन हुआ तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक और डाउट आपके मन में आता होगा जो मैं बहुत जल्द क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल एक और एग्जांपल देता हूँ, H2S प्लस SO2 इससे बन रहा है 3S प्लस 2H2O। बैलेंस करो, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। और बाकी मैंने ऑलरेडी कर दिया था। तो यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ से ऑक्सीजन लूज कर रहा है रिडक्शन रिएक्शन, बट फिर ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसको आप लोग शॉर्ट वर्ड में ऐसे लिख दो कि व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमेशा सही नहीं होगा, जो डेफिनेशन अभी मैंने लिखा है हमेशा सही नहीं होगा, बट आपकी टेक्स्ट बुक में जितना एग्जांपल दिया है उनमें ये एकदम ठीक बैठता है। H2O जब भी बनता हुआ दिख जाए ना रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पे समझ लेना। अगर H2O बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तुरंत समझ जाना वो कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सपोज हमें एक रिएक्शन दिया गया CaCO3, हीट पास कराई गई और बना CaO प्लस CO2, और हमसे पूछ लिया गया कि बेटा बताओ ये रिएक्शन कौन सा है। तो हम इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखें या ऑक्सीडेशन, सॉरी या हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखें, होता है ना कभी कभी ऐसा। इसी कारण के वजह से बोर्ड ने पेपर पैटर्न बदला और उसमें जो बिना ऑप्शन का फिल इन द ब्लैंक होता था उसको डिलीट कर दिया। बिना ऑप्शन का कोई फिल इन द ब्लैंक अब आएगा ही नहीं, उसमें ऑप्शन रहेगा। और ऑप्शन में या तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगा,
अगर एंडोथर्मिक उसको कहलवाना रहेगा तो वो यहाँ से डिकम्पोजिशन की जगह एंडोथर्मिक लिख देगा। तो कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन लिख के आ जाएंगे, क्यों? बोलेंगे वही अलग लग रहा था, एंडोथर्मिक तो अलग था, वो तो होता नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल मत घबराइए, एकदम क्लैरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब मैं इनको रफ करता हूं। हमने बहुत रिएक्शन कर लिए, बहुत कुछ सीख लिया रिएक्शन के बारे में, बट अब हम लोग देखते हैं कि इन रिएक्शन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। फिर हम लोगों का रस्ट और करोजन वाला छोटा सा पार्ट रह जाएगा, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखो, आप लोगों ने देखा होगा कुछ रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन में टाइम लगता है। जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल हम लोग उठाएं, अगर आप लोग नहीं वो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगा। अगर आप पानी में कलर डालें तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, बट आप किसी और चीज में कलर वो डालें, सपोज कोई और लिक्विड है, तो उसमें वो कन्वर्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सपोज आप कोल्ड ड्रिंक में डाल रहे हो तो वो बहुत टाइम लेगा, है ना। तो कोई रिएक्शन तेजी से हो जाता है, जैसे पानी वाला तेजी से हो गया, बट कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। उससे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स है मेरे पास, अभी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर मतलब उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो रिएक्टिव है, क्या वो रिएक्टिव नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नेचर पर डिपेंड करता है कि आखिर वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अगर बहुत रिएक्टिव है तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, तुरंत रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर बहुत कम रिएक्टिव है तो बहुत ही ज्यादा उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड आता है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब जिस चीज से आप उसको रिएक्ट करा रहे हो उसकी साइज क्या है। सपोज आप छोटे छोटे टुकड़े पानी में डाल रहे हो, ठीक है, जैसे नमक आप पानी में डाल रहे हो तो वो तुरंत रिएक्ट कर गया, बट चीनी डालोगे तो उसको घुलाओगे, चलाओगे, 4 घंटा रखोगे, तब वो खत्म होगा। क्यों? क्योंकि नमक की साइज एकदम छोटी, चीनी की साइज एकदम बड़ी। जिसमें केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व है, केमिकल का भी कुछ है, बट अभी आप साइज के बेसिस पर समझो, है ना। तो जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा। जैसे इसमें बोला है कि शाबाश टाइल आप लाकर रख दो पानी में तो उसको टाइम लगेगा, बट उसके पाउडर अगर डालो तुरंत रिएक्ट हो जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोग टाइल ला के रख दिया तो उसके पास जगह कम थी रिएक्ट करने के लिए। जैसे आप मुंह में ढेर सारा खाना भर लो, उसके बाद खाने की कोशिश करो तो बहुत टाइम लग जाएगा चबाने में, है ना। बट आप अगर थोड़ा थोड़ा खाओ तो फटाफट चबाओगे। तो वैसे ही जब आपने पूरी टाइल को डाल दिया तो वहां पे जगह कम बची रिएक्ट कराने के लिए, सरफेस एरिया कम बचा। बट आप जब पाउडर डाल रहे हो तो सरफेस एरिया ज्यादा है, जगह ज्यादा है, तो वो तुरंत उसको रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए साइज पर भी डिपेंड करता है। थर्ड आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो भी रिएक्टेंट आप लेकर आ रहे हो वो कितना ज्यादा असली है, ठीक है। जैसे सपोज आप चीनी लेकर आए और चीनी की जगह आपको पत्थर भर के दिए गए थे, ठीक है। आधी चीनी थी, आधा पत्थर थे, तो चीनी डाले आप, वो रिएक्ट हो जाएगी, पत्थर बच जाएंगे। तो वो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन में देखो 2 चीजें आती है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। अगर कोई चीज डाइल्यूट है तो रिएक्शन, हाँ मैं एक चीज लिखना भूल गया, अगर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है तो रिएक्शन फास्ट होगा, लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन स्लो होगा। अगर साइज बिग है तो रिएक्शन स्लो होगा, अगर साइज स्मॉल है तो रिएक्शन तेज होगा। ऐसा छोटे छोटे में लिख लेना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन तेज होगा, अगर वो डाइल्यूट है तो रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। जैसे आप लोग प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आओ, आपको देखो गिवरीजन में पूछा गया है कि जब हाँ शाबाश टाइल वाला मैंने बताया, हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग बनाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगी। अगर आप ये आप लोगों का इंक का जो डब्बा है इसमें आप थोड़ा सा रख दीजिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसके बाद उसमें डाल दीजिए पानी, फिर देखिए कितना तगड़ा ब्लास्ट होगा, एकदम तबाही हो जाएगी, है ना। तो जितना ज्यादा असली होगा, जितना ज्यादा प्योर होगा, उतना तेज रिएक्शन होगा, और जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना स्लो रिएक्शन होगा। इसको आप लोग एक और चीज से समझ सकते हैं, जैसे आप लोग पापड़ वगैरह, नल्ली वगैरह खाए होंगे, ठीक है, जो छान के खाते, तो उसको आप अगर पानी में डालेंगे तो भी वो रिएक्ट होगा, तो भी वो फूलेगा, ठीक है। बट आप अगर उसको तेल में डालेंगे तुरंत हो जाएगा।
यहाँ पे दो चीज है, टेम्परेचर भी है बट हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल है तो फटाक से हो गया, बट वो कैसे डाइल्यूट है तो उसमें टाइम लगा। ठीक है, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बार बार बोल रहा हूँ ओरिजिनल, और डाइल्यूट मतलब पानी या कोई और लिक्विड की उसमें मिलावट रहेगी। फोर्थ आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, कि कितने टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हो। जैसे हम लोगों के घर पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दाल वगैरह सड़ जाती है, बट अगर उसको हम लोग फ्रिज में रखे तो वो काफी दिनों तक बनी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर पे वो रिएक्शन तेजी से हो जाता है, बट जब हम लोग उसको फ्रिज में रखते तो टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा तो वो खराब भी नहीं होगा। तो टेम्परेचर भी इसमें डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी पापड़ वाला एग्जांपल दिया था, आप अगर टेम्परेचर रखेंगे तो वो तुरंत ऐसा हो जाएगा, बट आप अगर टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो वो स्लो होगा बट होगा। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर पर भी ये कैसे डिपेंड करता है। फिफ्थ आता है कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? ठीक है, तो कैटलिस्ट वो चीज है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है, बट अगर वो आ गई तो रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाता है। जैसे सपोज अभी मैंने सपोज कोई और टीचर, आपके क्लास टीचर है जो, वो आपको बोला है कि एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व करना है या कोई एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, और टीचर बोल के चले गए। ठीक है, अब आप लोग मजाक मस्ती कर रहे हो, दोस्तों से बातें कर रहे हो, मोबाइल चलाने लगे, छुप छुप के गेम्स खेलने लगे, आप पता नहीं क्या क्या करने लगे, तो आपका होमवर्क नहीं हो पाएगा तुरंत, है ना, बहुत टाइम लगेगा। आप 30 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे, बट सपोज सर वहीं खड़े रहते, वो पार्ट नहीं ले रहे बट खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं आपको, तो आप 30 मिनट में 2 एक्सरसाइज कर जाते, है ना। तो मतलब वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब वो चीज जो रिएक्शन को फास्ट कर देती है विदाउट टेकिंग पार्ट। ठीक है, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर देती है विदाउट टेकिंग पार्ट। शॉर्ट में लिख लो कि उसमें पार्ट तो नहीं लेगी बट वो रिएक्शन को तेज करा देती है। कैटलिस्ट ऐसी चीज है। ठीक है, तो ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हीट के तौर पे भी एक कैटलिस्ट हो सकता है, हीट भी एक कैटलिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में अगर इसके ये प्रेजेंट हो जाए तो वो रिएक्शन बहुत ही तेजी से हो जाएगा, बट ये उसमें पार्ट नहीं लेगा, मतलब उस केमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होगा, दूर से ही ये उस रिएक्शन को एकदम तेजी से कर देगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसकी वजह से ना। जैसे सर खड़े थे तो कोई चेंज थोड़ी ना आया, खाली आपका जो एक्सरसाइज था वो तुरंत कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, रस्ट और रेंसिडिटी, और फिर उसके बाद आपका लेक्चर ओवर। तो रस्ट वगैरह आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको लास्ट ईयर 5 मार्क्स का आया था, मतलब मुझे आया था मेरे पेपर में। सो रस्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं, मेटेलिक सरफेस जो भी होता है, जैसे यहाँ पे ये मेटेलिक सरफेस है, कहाँ दिख रहा है आप लोग को? ओके, दिस इज अ मेटेलिक सरफेस। ठीक है, तो इधर अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो इधर एक लेयर आ जाएगी, रेडिश कलर की एक लेयर आ जाएगी, उस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। एक्स क्यों लगा रहे हैं? नहीं लगाते, छोड़ो। ठीक है, एक्स इसलिए लगाते, सपोज वहां पे कोई एलिमेंट अगर आया तो उसको हम लोग वहां पे प्लेस कर देते एक्स की जगह। तो ये बेसिक फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट H2O। रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। वैसे तो हम लोगों को फिगर दिया था और क्वेश्चन पूछा था कि कैथोड रिएक्शन बताओ, ये रिएक्शन लिख दिया, एनोड रिएक्शन बताओ, ये रिएक्शन लिख दिया, रस्ट का फॉर्मूला बताओ, ये लिख दिया, सब कुछ तो हो गया। फिर क्या फंसा? उन्होंने बोला रस्ट का डेफिनेशन लिखो, वो लिख दिया। उन्होंने बोला करोजन क्या होता है, वो भी लिख दिया। तो मार्क्स किधर कटा? नहीं कटा, इतना इजी आता है ना। बट सोचो इतना इजी जगह से आ जाए, किसी को पता नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है, छोटी सी छोटी चीज भी। सपोज आपने करोजन के बारे में नहीं पढ़ा होता तो आप लोग नहीं कर पाते, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले जो Fe रहता है वो ऑक्सीडाइज होता है, Fe ऑक्सीडाइज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो बन जाता है Fe2 प्लस, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो O2 होता है वो रिड्यूस हो जाता है वाटर के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन है ये हम लोगों का, और बन जाता है 2H2O, ठीक है। और फिर उसके बाद 2Fe3 प्लस और 4H2O कंबाइन होते हैं और बन जाता है Fe2O3 डॉट H2O, ठीक है, +6H रहता है, एक्वस होता है ये हम लोगों का, प्रेसिपिटेट बनता है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होता है ये हम लोगों का। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो भी हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, अगर दोनों होता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, नई चीज। खैर इतना ज्यादा आप डीप में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रॉन ऐड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट रिडक्शन, दोनों हुआ तो रेडॉक्स, ठीक है। और अब बोलोगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नहीं वो मेन वाला है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मेन है, उसको याद रखो। यहाँ पे आपको वो समझना है। सबसे पहले Fe ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद O2 रिड्यूस होता है हाइड्रोजन के साथ, तो 2H2 हम लोगों का बन जाता है। ये रिएक्शंस आपको याद नहीं करने, सिर्फ आपको रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करना है, एनोड का रिएक्शन याद करना है जो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, O2 + 4H ये वाला, और ये कैथोड का रिएक्शन भी आपको अच्छे से याद करना है ताकि आप लोग क्वेश्चन ये कर पाए। फिर करोजन क्या होता है? करोजन होता है आप लोगों का, करोजन का अच्छे से आप लोग डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। सो जो भी हम लोगों का इफेक्ट आता है रस्ट लगने के बाद उसको हम बोलते हैं करोजन। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमोस्फियर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज। मतलब जैसे ही हम लोगों का एक मेटेलिक लेयर है, सपोज ये मेटेलिक लेयर है, एटमोस्फियर के सारे ऑक्सीजन इसको बार बार बोम्बार्टमेंट कर रहे, बार बार टकरा रहे, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे पहले रस्ट लगा, फिर उसके बाद उससे हार्मफुल इफेक्ट होंगे, उनकी डैमेज हो जाएगी, तो वो डैमेज को जो इफेक्ट हुआ उसको हम बोलते हैं करोजन, ठीक है। तो करोजन वगैरह के बारे में हम लोग 8वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा इसमें कहा है, ऐसा मैं भी कह रहा हूँ ठीक है। सो आप लोगों को रस्ट में क्या, करोजन में क्या क्या पढ़ना पता है ना, डेफिनेशन करोजन का, डेफिनेशन रस्ट का, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन और रस्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये 5 चीज एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो गया आपका काम। रेंसिडिटी क्या होती है? जब भी हम लोग पुराना तेल वगैरह जो बचा हुआ था उसको यूज करते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए, तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है, अजीब सी महक आती है, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। और अगर ऐसे ऑयल में खाना वगैरह बनाया जाए तो उसको हम उसका टेस्ट भी हमें अलग लगता है ना। तो होता क्या है वहां पे कि जो ऑयल खुला छोड़ दिया जाता है वो ऑक्सीजन से एक्सपोज हो जाता है ना। जैसे आप लोगों का ये बॉटल था, इसमें आपने ऑयल रखा हुआ था, क्या बॉटल है, इसमें आपने ऑयल रखा हुआ था, आपने ढक्कन खोला और ऑयल ऐसे ही आपने छोड़ दिया। अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन से बार बार रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से जो भी ऑयल था, ठीक है, वो रेंसिड हो गया, उसमें रेंसिड बन गया वो, और जिसके वजह से वहां पे रेंसिडिटी हो गई। रेंसिडिटी आप लोग समझ ही गए होंगे, शुरुआत में ही आप लोगों को डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये होता क्यों है, जब किसी भी तेल को हम लोग ऐसा खुला छोड़ देते हैं एटमोस्फियर में, जिसकी वजह से एयर वगैरह बोम्बार्टमेंट कर दे, बार बार ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑयल, तो वहां से फिर उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए आप लोग गांव वगैरह में देखते होंगे तो काफी टाइट कंटेनर यूज करते हैं इसको बंद करने के लिए, कभी कभी कागज लगा के दोबारा से फिर बंद करते हैं ताकि एकदम वो प्रोटेक्टेड रहे, है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? 2 चीज, एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो जिससे ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए, दूसरी चीज हम लोग इसको अच्छे से टाइट कंटेनर में रख दे, एयर टाइट कंटेनर, मतलब जिसमें हवा ना जा पाए, ठीक है। तो रेंसिडिटी को ऐसे हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं, और रेंसिडिटी ऑयल के ऑक्सीडेशन की वजह से होती है और ऑयल हम लोगों का रेंसिड बन जाता है। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन आ सकता है, आपको पूछेगा व्हाट इज रेंसिडिटी, मैं ही पूछ लेता हूँ व्हाट इज रेंसिडिटी, तो इसमें लिख देना डेफिनेशन, फिर बोलेगा हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। ये मैंने भी बोल दिया कि रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करके और एयर टाइट कंटेनर में उसको रख के हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे 4th चैप्टर, आपका फेवरेट चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल वगैरह कम है, बट जितने भी हम लोग एकदम अच्छे से सीखेंगे और एकदम खासा आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ जाए। कई सारे लोग को डाउट होता है, बट सारे डाउट सबकी बार क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।